नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। नई क्लास, नया टॉपिक। साथियों, आज अपन बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। जो व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों के बारे में आज अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन मूल अधिकार पढ़ने से पहले उनकी पृष्ठभूमि हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है साथियों, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। व्यक्ति को जो मूल अधिकार दिए गए हैं भारत की संसद द्वारा, तो वो देखो, वो अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है साथियों, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। देखो, मूल अधिकारों के प्रावधान पर अमेरिका के संविधान में अधिकारों को विधेयक बिल ऑफ राइट्स का प्रभाव है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस भाग में न्यायालय द्वारा संरक्षित मूल अधिकारों को विस्तृत उल्लेख किया गया है। संविधान के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है साथियों, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। विश्व के संविधानों में भारतीय मूल संविधान मूल अधिकारों को सबसे विस्तृत वर्णन माना जाता है। विश्व में सबसे विस्तृत रूप माना जाता है भारतीय ये मूल अधिकारों को। अब देखो, मूलतः संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है साथियों, पहले कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। अब कितने हैं? अब 6 मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार को हटा दिया गया। कौन से को? जो संपत्ति का अधिकार था, उस मूल अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है साथियों, अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। मूल अधिकारों एवं संबंध के उनके अनुच्छेद। अब देखो, अपन बात करते हैं। देखो, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब इसमें 14 से 18 में क्या है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। और फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 से 24 तक। और फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। उसके बाद में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार साथियों हटा दिया गया है, जो अनुच्छेद 31 में था। कितने में था? अनुच्छेद 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। ठीक है साथियों, अपन एक की इस ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार और संपत्ति का तो हटा दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अपन इन सबको एक एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, ताकि कोई बात अपने से छूट नहीं जाए। ठीक है साथियों, अब देखो, मूल अधिकारों की अपन विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी। देखो, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध। अब देखो, अपन इस बात को समझेंगे कि केवल नागरिकों के लिए, नागरिकों और सभी व्यक्तियों के लिए इसमें फ़र्क क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। देखो, नागरिकों में कौन कौन आता है? भारत के नागरिकों, भारत की नागरिकता रखने वाले व्यक्ति, उनको क्या कहा गया है? नागरिक कहा गया है। और व्यक्ति, नागरिक, विदेशी तथा विविध व्यक्ति, जैसे किसी कंपनी, निगम आदि। अब व्यक्ति में आते हैं जो विदेशी व्यक्ति होते हैं, वो भी आ गए, और भारतीय नागरिक भी आ गए। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन देखो आगे देखते हैं। मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। अब अपन इस लाइन को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें देखो, युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है? राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और नैतिक शिष्टाचार, भारत की संप्रभुता, अखंडता और न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने आदि के कारणों से कानून बनाकर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार मूल अधिकारों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। और इसके बाद में अपन आगे देखो बात करते हैं। देखो, मूल अधिकार मुख्यतः राज्य की मनमानी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। राज्य की मनमानी के विरुद्ध ये हमें हर व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2) और 17, 23 और 241। इन सबको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है साथियों,
कुछ मूल अधिकार नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। अब ये नकारात्मक सकारात्मक प्रकृति के क्या होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। नकारात्मक अधिकार राज्य के कुछ कार्य करने से रोकते हैं। राज्य को कुछ अधिकार, ये कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्य को कार्य करने से रोकते हैं। सकारात्मक अधिकार व्यक्ति को कुछ सुविधाएं और अधिकार प्रदान करते हैं। अब मूल अधिकार न्यायोचित है। अब ये न्यायोचित का क्या मतलब है, देखो, अर्थात इसके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में ले सकता है। अगर किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, तो वो न्यायालय जा सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। इसका मतलब ये है। अब देखो, इसमें यह है मूल अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। ठीक है साथियों, व्यक्ति इसके उल्लंघन पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में सीधे जा सकता है। इसलिए पहले उच्च न्यायालय जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है साथियों, समझ गए आप। अब देखिए, आगे देखते हैं। मूल अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधेयक द्वारा नहीं कर सकती है। ठीक है साथियों, अब देखो इसमें बात करते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया से पारित अधिनियम, इसके तहत ही ये इसमें मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और सामान्य विधेयक से नहीं है। अब सामान्य विधेयक में क्या है, देखिए साथियों, सामान्य कानून बनाने के लिए साधारण बहुमत से पारित विधेयक, इससे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों में साधारण विधेयक से संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए विशेष विधेयक की आवश्यकता है या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार किसी भी स्थिति में लंबित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल युद्ध, वॉर और विदेशी आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः लंबित हो जाते हैं। अगर कोई युद्ध या विदेशी आक्रमण चल सकता है तो अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं कि ये जो 19 के तहत जो अधिकार मिले हैं वो युद्ध और कोई विदेशी आक्रमण के समय स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं हो सकता। अगर किसी कोई राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया है, कोई सशस्त्र विद्रोह राष्ट्र में हो गया है, जैसे कि किसी कोई दो समुदायों के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, उसमें ये अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद अपन देखते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधानों मूल अधिकारों के क्रियान्वयन एवं सीमाएं निर्धारित करती है। अनुच्छेद 31 एक भूमि सुधार और संपत्ति संबंधित कानूनों का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 31 भी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायोचित चुनौती के संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है साथियों, और ये बताया गया है कि अनुच्छेद 31A में क्या है। अनुच्छेद 31A में देखो, आपको दोबारा बता देता हूँ। भूमि सुधार और संपत्ति संबंधित कुछ कानूनों को संरक्षण देता है। ठीक है साथियों, और अनुच्छेद 31B में 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक चुनौती से संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 31C में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ प्रावधानों को लागू करने वाले कानूनों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो, संसद कुछ सेवाओं के संबंधित मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 33। अब इसमें क्या प्रतिबंध लगा सकती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। यह प्रावधान सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं तथा समाज सेवाओं पर लागू होता है ताकि अनुशासन और कर्तव्य पालना बनी रहे। ठीक है साथियों, ये किस किस पर लागू होता है? यह प्रावधान सशस्त्र बलों पर और अर्धसैनिक बलों पर, पुलिस बलों पर, गुप्तचर संस्थाओं और समाज सेवाओं पर लागू होता है ताकि अनुशासन और कर्तव्य पालना बनी रहे। और आगे क्या है? फौजी कानून। इसमें क्या है? लागू क्षेत्र में मूल अधिकारों को क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। अब इसमें क्या है? 33 तो देखो क्या करता है। 33 तो अभी आपको बताया, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और समान सेवाओं पर लागू होता है।
ताकि अनुशासन और कर्तव्य पालना बनी रहे। अब है फौजी कानून। फौजी कानून में क्या है साथियों, अपन देखते हैं किसी भी क्षेत्र में असाधारण परिस्थितियों में सेना द्वारा कानून व्यवस्था संभालने की व्यवस्था, फौजी कानून। जैसे मिलिट्री लॉ लग गया। मिलिट्री लॉ में साथियों क्या होता है जी, किसी भी क्षेत्र में असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि कोई मान लेते हैं अपन कोई जगह है जहाँ पर, जैसे कि दिल्ली मान लेते हैं, वहाँ पर कोई लड़ाई दंगे या कुछ और कोई हो गया, कोई दो समुदायों के बीच में लड़ाई हो गई और वो एक सीमा से अत्यंत ज़्यादा हो रही है, मतलब उसको पुलिस भी काबू नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर मिलिट्री लॉ लागू हो जाता है। मिलिट्री लॉ में क्या हो जाता है, वहाँ पर फिर मिलिट्री आती है और पुलिस को वहाँ से हटा दिया जाता है, फिर वहाँ का संचालन मिलिट्री करेगी। ठीक है साथियों, ये राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न व्यवस्था है। अब आगे देखते हैं। देखो, कुछ मूल अधिकारों में स्वतः परिवर्तनीय है जबकि कुछ प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसद कानून बनाती है। अनुच्छेद 35। ऐसे कानून केवल संसद बना सकती है, राज्य विधान मंडल नहीं, ताकि पूरे देश में एक रूपता बनी रहे। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। देखो, अतिरिक्त विशेषता, इसमें क्या है, देखो, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च अधिकार है। यह कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। इनका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और विधि के शासन की रक्षा करना है। अब अपन ने ऊपर पढ़ा था राज्य। अब राज्य किसके बारे में क्या है, राज्य की परिभाषा अपन देखते हैं। राज्य शब्द किसके लिए, इसका राज्य की परिभाषा ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है साथियों, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा में क्या है, देखो, मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया गया है। भाग 3 के मूल अधिकारों के उद्देश्य में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। ये मैंने आपको बता दिया, 12 जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के निम्नलिखित, राज्य में निम्नलिखित शामिल है। अब राज्य में क्या क्या शामिल है वो देखते हैं। देखो, संघ, केंद्र की कार्यपालिका और संसद। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार के सभी विभाग जो केंद्र सरकार का प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, ये सभी राज्य में शामिल हैं। राज्य में क्या क्या शामिल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार के सभी विभाग जो केंद्र सरकार का प्रशासन चलाते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में संसद, भारत की केंद्रीय विधायिका जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ये तो है केंद्र की। अब है राज्य की कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल। इसके बारे में अपन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार के सभी विभाग। राज्य विधानमंडल में राज्य की कानून बनाने वाली संस्था। एक सदनीय राज्य केवल विधानसभा, द्विसदनीय राज्य विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है साथियों, ये सभी राज्य में शामिल है और ये राज्य अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा है। ठीक है साथियों, अब सभी स्थानीय प्राधिकरण। अब सभी स्थानीय प्राधिकरण में कौन कौन से हैं, देखो, इसमें है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, जिला परिषद, जिला बोर्ड और सुधार न्यास और अन्य स्थायी निकाय। ये सारे राज्य में शामिल है और ये सभी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं सभी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्राधिकरण में देखते हैं। देखो साथियों, अब क्या है, केंद्र या राज्य द्वारा स्थापित वैधानिक और अवैधानिक निकाय जैसे LIC, ONGC और सेल तथा सरकार के नियंत्रण या अधिकार के अधीन अन्य संस्थाएं। अब क्या है, देखो, न्यायालय की दृष्टि। यदि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाली कोई मूल संस्था मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसके कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको जो ये गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो बॉडी बताई और राज्य सरकार की जो बॉडी बताई, अगर ये किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उन अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है साथियों, उच्चतम न्यायालय के अनुसार यदि कोई निजी संस्था या एजेंसी सरकार के नियंत्रण में सार्वजनिक कार्य कर रही है और परिस्थितियों के अनुसार उसे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जा सकता है। ठीक है साथियों, अगर कोई
निजी संस्था और एजेंसी सरकार के नियंत्रण में सार्वजनिक कार्य कर रही है, ठीक है, तो उसे भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। अब आगे देखो, मूल अधिकारों में असंगत विधियां, अनुच्छेद 13। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 12 तो आपको पता चली कि क्या है, 12 में है राज्य, और 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि क्या राज्य है, राज्य के कौन कौन से भाग हैं, किसे राज्य माना गया है। जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार की जो बॉडी है, और जो उनके अंदर कोई अगर निजी कंपनी कार्य कर रही है तो उसको भी ये राज्य माना गया है, ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं मूल अधिकारों में असंगत विधियां, अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या है, देखो, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि जो भी कानून विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध असंगत होगा या उनके अधिकारों को कम या अल्पकृत करने पर उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। अब पहले ये देखते हैं साथियों, ये शून्य क्या है। ऐसा कानून पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बल्कि जहाँ तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वहीं तक उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, ठीक है साथियों। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, देखो इस बात को। उदाहरण क्या, देखो, मान लीजिए संसद का एक ऐसा कानून बना दे कि किसी व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने पर जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है साथियों, जबकि अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उस कानून को मूल अधिकार के विरुद्ध होने के कारण शून्य घोषित कर देता है। आया समझ में? चलो ठीक है, एक बार में दोबारा से पढ़ते हैं सारी बात को। देखो अनुच्छेद 13 का क्या अर्थ है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि जो भी कानून विधि और मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा या उसके अधिकारों को कम या अल्पकृत करेगा, उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। अगर कोई कानून बनाया गया, ठीक है, और वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या उसके मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो वो कानून वहीं पर शून्य हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऐसा कानून पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जबकि जहाँ तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वहीं तक उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक कानून बनाया गया और यहाँ से व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त हो रहे हैं, तो ये कानून यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। और उदाहरण में हमने आपको बताई दिया है, आगे देखते हैं। देखो न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्थापित करता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ, यदि कोई कानून संविधान या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है साथियों, जैसे ये संविधान पहले बन चुका था, मूल अधिकार भी पहले दे दिए गए थे, संविधान बना उसी टाइम। अगर अब कोई नया कानून बनता है तो उसको ये अगर कोई मूल अधिकारों का अगर इनका हनन कर रहा है संविधान को, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 से प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 226 से प्राप्त है। उदाहरण क्या है इसमें, देखो, यदि कोई राज्य सरकार ऐसा कानून बना दे कि किसी विशेष धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो प्रभावित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 22 या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में जाकर कानून को चुनौती दे सकता है। यदि न्यायालय पाए कि यह अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है, तो वह कानून अवैध घोषित हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आगे देखते हैं इसमें अनुच्छेद 13 विधि लॉ का अर्थ। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का व्यापक अर्थ लिया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: स्थायी विधियां, संसद या राज्य मंडल द्वारा पारित कानून। उदाहरण के लिए संसद द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम, एक्ट। और अस्थायी विधियों में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। उदाहरण के लिए संसद का सत्र न होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, ठीक है। और इसके बाद में प्रतिनिधि प्रत्योजित विधान, इसमें क्या है देखो, अपन देखते हैं। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, आदेश और उपविधियां, विनियम और अधिसूचनाएं आदि। उदाहरण के लिए किसी मंत्रालय द्वारा जारी नियम तथा सरकारी अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत, ऐसी रूढ़ियां और प्रथाएं जिन्हें कानून
कानून का बल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रथा महिलाओं और या किसी वर्ग के साथ भेदभाव करती है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में देखते हैं किन किन को चुनौती दी जा सकती है। यदि निम्न में से कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून, अगर कोई कानून व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है संसद द्वारा तो उसको चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद में है राज्यमंडल द्वारा बनाए गए कानून, अगर कोई राज्यमंडल द्वारा कानून बनाया गया है तो उसको भी चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल का अध्यादेश, और उसके बाद में है नियम, आदेश और अधिसूचना, विनिमय, उपबंधी और कानून का बल रखने वाली कोई रूढ़ि या प्रथा। अब अपन बात करते हैं संविधान संशोधन और अनुच्छेद 13 के बारे में। देखो इसमें क्या है, प्रारंभिक व्याख्या के अनुसार संविधान संशोधन विधि नहीं माना गया है। ठीक है साथियों, इसके लिए उसे अनुच्छेद 13 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि, अब क्या निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन यदि कोई संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है तो उसे न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकती है। इसमें उदाहरण क्या है ये देखते हैं। यदि संसद ऐसा संविधान संशोधन कर दे जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो जाए तो न्यायालय उसे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध मानकर निरस्त कर देगा। ठीक है साथियों, ये अपने संविधान के मूल ढांचे में बात कही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर संसद ऐसा कर दे, कोई ऐसा संविधान ऐसा एक पारित कर दे कि वो मूल ढांचे को अपन बदल सकते हैं तो ये स्वतः अपने आप ये विधेयक या संशोधन नष्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 भाग फर्स्ट, इसके अपन 3 भाग बनाए हैं ताकि ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, अगर आप ये इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब देखो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है साथियों, इसके बारे में अपन देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करता है, सबको समान अधिकार देता है। अर्थात भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनों के साथ सामने समान व्यवहार किया जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखो, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है साथियों, इसमें भारतीय नागरिक, सिटीजन और विदेशी दोनों शामिल हैं। व्यक्ति शब्द का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है बल्कि संवैधानिक निगम, कंपनी, पंजीकृत संस्थाएं और अन्य विदित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विदेशी कंपनी ने भारत में उद्योग लगाया है और उसके साथ सरकार अनुचित भेदभाव करती है तो वह भी अनुच्छेद 14 के आधार पर न्यायालय की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 14 के प्रमुख भाग। अनुच्छेद 14 2 अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित है। पहला कौन से सिद्धांत पर आधारित है? विधि के समक्ष समानता, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है साथियों, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ये बात याद रखना। विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब पहले अपन बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समानता, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या है? देखो, यह ब्रिटिश विधि व्यवस्था की देन है। इसका अर्थ क्या है? देखो, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जिले का कलेक्टर और एक सामान्य नागरिक दोनों शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो दोनों पर समान ट्रैफिक कानून लागू होगा। केवल अधिकारी होने के कारण उसको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून लागू होता है, चाहे व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, मंत्री हो, मजदूर हो, अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो, सभी पर समान कानून लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि चोरी करने पर भारतीय दंड संहिता या वर्तमान लागू आपराधिक कानून के अनुसार सजा निर्धारित है
तो वह सज़ा का एक व्यापारी को भी मिलेगी और वही सज़ा एक सरकारी कर्मचारी को मिलेगी। सबके लिए समान कानून लागू है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और न्यायाधीश और अधिकारी और सामान्य नागरिक सभी संविधान के कानूनों के अधीन है, जहां संविधान द्वारा विशेष प्रतीक्षा न दी गई हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता है तो उसे विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो उसके विरुद्ध भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अब है विधियों का समान संरक्षण। यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, अर्थात समान लोगों पर समान कानून लागू होते हैं। समान परिस्थितियों में समान अधिकारों और सुविधाएं मिलेगी, बिना उचित कारण के भेदभाव नहीं किया जाएगा। उदाहरण फर्स्ट, इसमें क्या है देखो, सरकार छोटे किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह उचित वर्गीकरण है। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति बड़े किसानों से अलग हो सकती है। ठीक है साथियों। उदाहरण दो, एक उदाहरण देख लेते हैं इनके दो। एक, महिलाओं के लिए बसों में आरक्षित सीटें बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? यह भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था करना उचित वर्गीकरण है। ठीक है साथियों। अब ये मत बोलना कि इनको आरक्षण क्यों मिला है। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। उदाहरण थर्ड, इसमें क्या, दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह भी अनुच्छेद 14 के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां सामान्य विद्यार्थी से भिन्न है। अब दोनों में अंतर क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये लिया गया है ब्रिटेन से और ये लिया गया है अमेरिका से। अब इसके बारे में अपन देखते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है साथियों। नकारात्मक अवधारणा और सकारात्मक अवधारणा। विशेषाधिकार समाप्त करता है और समान परिस्थितियों वालों को समान संरक्षण देता है और सभी को कानून के अधीन रखता है। समान परिस्थितियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 कब लागू नहीं होता, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करना ही वास्तविक समानता है। अर्थात यदि दो व्यक्तियों की परिस्थितियां अलग हैं तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए अब देख लेते हैं। यदि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देती है, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न विद्यार्थी को नहीं देती है, तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि दोनों वर्गों में आर्थिक परिस्थितियां समान नहीं है। अब उचित वर्गीकरण देखते हैं। अनुच्छेद 14 मनमाने भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, लेकिन युक्ति संगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। वर्गीकरण कब वैध माना जाता है? वर्गीकरण विवेकपूर्ण होना चाहिए, वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए, वर्गीकरण का उद्देश्य कानून के लक्ष्य से तार्किक संबंध रखता है, वर्गीकरण मनमाना या कृत्रिम नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए उचित वर्गीकरण क्या है? सरकार केवल सीमांत किसानों को ही ब्याज मुक्त ऋण देती है। यह उचित वर्गीकरण है, क्योंकि इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सहायता करना है। उदाहरण अनुचित वर्ग, यदि सरकार ये कानून बना दे कि केवल नीली शर्ट पहनने वालों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये मनमाना वर्गीकरण होगा और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अब है समानता का अधिकार अनुच्छेद भाग 2। ये भाग अपन ने बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने में। ठीक है साथियों। बाकी इसमें ये एक्चुअली में भाग नहीं है अनुच्छेद 14 का, वो पहला, ये दूसरा, आगे तीसरा, 3 भागों में इसको बांट रखा है। विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ है देश का शासन कानूनों के अनुसार चलेगा, न कि किसी व्यक्ति के मनमर्जी के अनुसार चलेगा। अर्थात देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी जिले का जिला अधिकारी अपने पड़ोसी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखता है, तो वह बिना किसी अपराध के उसे जेल भेज देता है, तो यह विधि का शासन नहीं है, बल्कि मनमाना शासन कहलाता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति वास्तव में अपराध करता है तो न्यायालय के आदेश के बाद उसे सजा मिलती है, तो यह विधि का है शासन। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपन एविडाइशिया का सिद्धांत के बारे में। ब्रिटिश विधिवेता एविडाइशिया के अनुसार विधि के समान संरक्षण में विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
उन्होंने विधि के शासन की 3 सिद्धांत बताए। अब 3 क्या क्या सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अपन देखते हैं। पहला उन्होंने बताया मनमानी शक्ति का अभाव। इसमें क्या है, देखो इसका अर्थ क्या है, सरकार या कोई अधिकारी अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को केवल कानून के उल्लंघन और विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही दंड दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, देखो यदि पुलिस किसी व्यक्ति को केवल इसीलिए गिरफ्तार कर ले कि अधिकारी उसे पसंद नहीं करता, तो यह विधि के शासन का उल्लंघन होगा, ठीक है। लेकिन यदि वही व्यक्ति चोरी करता है, इसके विरुद्ध साक्ष्य हैं, पुलिस कानून के अनुसार उसे गिरफ्तार कर सकती है। निष्कर्ष में क्या है, देखो व्यक्ति को कानून के आधार पर दंड मिलेगा, न कि किसी अधिकारी की इच्छा के आधार पर दंड मिलेगा। ये क्या है, मनमानी शक्ति का अभाव है। और विधि के समक्ष समानता, इसका क्या अर्थ है, देखो देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, न्यायाधीश हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो और सामान्य नागरिक हो, सभी पर समान कानून लागू होंगे। अब है उदाहरण के लिए यदि एक मंत्री एक सामान्य नागरिक दोनों कर टैक्स चोरी करते हैं, तो दोनों के विरुद्ध आयकर कानून की कार्यवाही होगी। केवल मंत्री होने के कारण उसे छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है साथियों। अब तीसरी उनकी है डाइसी का, देखो क्या मत है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता। डाइसी का क्या मत है, देखो डाइसी का मानना था कि इंग्लैंड में व्यक्तिगत अधिकार संविधान से नहीं बल्कि न्यायालयों से निर्णयों से विकसित हुए हैं, अर्थात पहले न्यायालयों के अधिकारों को मान्यता दी, बाद में परंपरा का हिस्सा बने। उदाहरण इंग्लैंड में क्या है, यदि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का प्रश्न उठता है तो न्यायालय उसे पूर्ण निर्णयों के आधार पर उसकी रक्षा करता है, भले ही वह अधिकार किसी लिखित संविधान में न हो। कारण क्या है, देखो इसका, भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत स्वयं संविधान है, अर्थात भारत में पहले संविधान अधिकार देता है, उसके बाद न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा करता है। और ये इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भारत में है। ये जैसी पद्धति भारत में है वैसे ये इंग्लैंड में नहीं है। अब देखो उदाहरण, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए नहीं है कि न्यायालय ने इसे बनाया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में यह अधिकार पहले से दिया गया है, ठीक है साथियों। यदि सरकार इसका उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसकी रक्षा करता है। अब है सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में कहा है कि विधि का शासन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसका अर्थ संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन विधि के शासन को समाप्त नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, यदि संसद ऐसा कानून बना दे कि अब से किसी भी मंत्री के विरुद्ध कोई न्यायालय मुकदमा नहीं सुन सकेगा, तो यह विधि के शासन के विरुद्ध होगा। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देता है, ठीक है साथियों। उदाहरण से समझ में आ गया आपको। यदि संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि अब किसी भी मंत्री के विरुद्ध कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा, तो यह विधि के शासन के विरुद्ध है, ये जो अपना संविधान है इसके विरुद्ध है। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा। रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन में क्या अंतर है? रूल ऑफ लॉ विधि का शासन और व्यक्ति का शासन, इसमें क्या अंतर है? देखो, विधि के शासन में कानून सर्वोच्च होता है, सभी पर समान कानून लागू होगा। न्यायालय कानून की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करता है। व्यक्ति की इच्छा सर्वोच्च होती है और शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता है और निर्णय व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर आधारित हो सकता है और तानाशाही की संभावना बढ़ती है। तो ये इसमें होता है, ये होता है व्यक्ति का शासन, जो हमारे भारत में लागू नहीं है। इसमें जैसे एक इसको बोल सकते हैं राजशाही, ठीक है, ये राजशाही में लागू होता है ऐसा। तो भारत में तो राजशाही है नहीं, इधर तो विधि का शासन है। अब देखो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, ठीक है। समानता में अपवाद। यद्यपि अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है, फिर भी संविधान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कुछ विशेष अपवाद दिए गए हैं। इनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देना नहीं है, बल्कि संवैधानिक पदों की गरिमा, विधायिका की स्वतंत्रता और प्रशासन की सुचारू कार्य प्रणाली बनाए रखना। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष उन्मुक्त, अनुच्छेद 361। अब
इनमें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 में। अब कैसे क्या क्या अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अनुमुक्त अनुच्छेद 361 के तहत दिए गए हैं विशेषाधिकार। 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को उनकी पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किए गए। अब कौन कौन से विशेष संरक्षण प्रदान किए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये याद रखना कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष संरक्षण मिला है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। किनको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत आधिकारिक कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद के अधिकारों का प्रयोग करते समय किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे क्या कहना चाहता है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति दे या वापस भेज देता है तो कोई भी नागरिक इस निर्णय के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध व्यक्तिगत मुकदमा नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, जैसे कि कोई राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति दे या वापस भेज दे उसको कि नहीं ये नहीं पारित हो सकता, तो कोई भी नागरिक उसको राष्ट्रपति के विरुद्ध व्यक्तिगत मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ध्यान दें, किसी भी सरकारी निर्णय को चुनौती देनी हो तो निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से नहीं। ठीक है साथियों, कार्यकाल के दौरान अपराधी मुकदमा नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान कोई आपराधिक मुकदमा प्रारंभ या जारी नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राष्ट्रपति से कोई आपराधिक कृत्य किया है तो वह उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, चाहे ये इन्होंने कोई भी कृत्य कर दिया हो। ठीक है साथियों, अब है गिरफ्तारी और कारावास। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार या जेल में नहीं भेजा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी मामले में जांच चल रही हो तब भी उसके कार्यकाल में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है साथियों, ये है फायदा राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने का। और व्यक्तिगत कार्यों के लिए दीवानी मुकदमा। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत क्षमता में कोई दीवानी या मुकदमा दायर करना हो तो 2 माह पूर्व लिखित सूचित करना होगा। ठीक है साथियों, 2 माह पहले ही अगर कोई मुकदमा करना हो तो लिखित सूचित करना होगा। अब इसमें उदाहरण से आपको बताते हैं, यदि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने किसी व्यक्ति से भूमि खरीदी थी और उस पर विवाद उत्पन्न हो गया तो मुकदमा दायर करने से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में देखते हैं, देखो, संसद और विधानमंडल की कार्यवाही का सत्य प्रकाशन। यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही का सही और सत्य से प्रकाशन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन या अन्य के माध्यम से करता है तो सामान्यतः उसके विरुद्ध दीवानी और फौजदारी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है साथियों, उदाहरण के लिए, यदि किसी समाचार चैनल या लोकसभा में कार्यवाही को ज्यों की त्यों प्रसारण किया तो केवल इस कारण उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। और ध्यान दें, यह संरक्षण सत्य निष्ठा प्रकाशन पर लागू होता है। यदि समाचार को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए तो यह संरक्षण स्वतः नहीं मिलेगा। अब देखो, इसमें है सांसदों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में, और राष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद में मिला है? उनको मिला है अनुच्छेद 361 में। ठीक है साथियों, विशेषाधिकार मिले हैं अनुच्छेद 361 में और सांसदों को मिले हैं अनुच्छेद 105 में। ठीक है, अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को विशेष संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि संसद में किसी सांसद द्वारा कही गई बात या दिए गए मत को वोट के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सांसद सदन में किसी भी मंत्री को कड़ी आलोचना करता है तो उस भाषण के आधार पर उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है साथियों, उद्देश्य क्या है? संसद बिना किसी भय के जनता के मुद्दे संसद में उठा सके। अब इसके बाद में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को वही संरक्षण देता है जो अनुच्छेद 105 सदस्यों को देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विधायक विधानसभा में किसी
अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो वह केवल उस भाषण के आधार पर ही उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 14 का ये क्या अपवाद है, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 31C के अनुसार यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए कानून बनाता है तो केवल इसी आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसका उद्देश्य क्या, देखो, देश के संसाधनों पर न्याय संगत वितरण तथा आर्थिक असमानता को कम करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सरकार ऐसा कानून बनाती है कि किसी क्षेत्र के खदानों का उपयोग केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों के बजाय पूरे समाज के हित में किया जाएगा। ठीक है, यदि यह कानून अनुच्छेद 39B को लागू करने के लिए बनाया गया है तो यह समानता अनुच्छेद 14 के आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में देखो है विदेशी राष्ट्राध्यक्ष एवं राजनयिकों की उन्मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राजदूत और उच्च युक्त और कूटनीति अधिकारी को कुछ मामलों में भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विदेशी राजदूत के अधिकारी की गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है तो सामान्य परिस्थितियों में उसके विरुद्ध वैसी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती जैसी किसी सामान्य नागरिक के विरुद्ध होती है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतियों नियमों लागू होते हैं। ठीक है साथियों, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। विदेशी राजदूत होती है, अगर उसके अधिकारी को गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो वैसी कार्यवाही नहीं की जा सकती जो सामान्य लोगों के ऊपर की जाती है, उसको थोड़े कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन में उसकी एजेंसियाँ, यूएन नेशन तथा उसकी कुछ एजेंसियों को भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार विशेष कूटनीतिक अनुमुक्तियां प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अधिकृत अधिकारी भारत में अपने अधिकारी कार्य कर रहा है तो उसे कुछ विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सकता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से दायित्व निभा सके। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ ये फंडामेंटल राइट्स जो 14 था वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका रिवीजन कीजिए, क्लास एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और अगर इसमें कोई क्लास में कुछ कमी रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें यहाँ पर ये चीज़ कमी थी। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है। और साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद साथियों।